नमस्कार दोस्तों। हमारी करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम भारत के और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही हम करंट के टॉपिक को स्टैटिक टॉपिक से जोड़कर पढ़ने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि करंट के टॉपिक को सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है पीएससी, उसको स्टैटिक से जोड़कर पूछ रहा है। जो विषय करंट में बहुत चर्चित रहते हैं उनसे संबंधित स्टैटिक क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड पीएससी में चल रहा है। तो आज की क्लास में हम 18 सितंबर के करंट अफेयर को देखेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर में जो आए थे। पहला करंट अफेयर जो है वो है दैनिक भास्कर का। इसमें यह बताया गया कि 17 भाषाओं के अस्तित्व पर 117 भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा है, क्योंकि इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपा नहीं गया। इन्हें बचाने के लिए बने 9 में से 7 शोध केंद्र भी बंद हो गए। तो 117 भाषाओं में खतरा है, क्योंकि इसे अगली पीढ़ी को सौंपा नहीं गया है। अगली पीढ़ी दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगी है, तो ये जो उनकी पारंपरिक भाषा थी, जो उनकी मातृभाषा थी, वो विलुप्ति के कगार पे है। इस पर ये आर्टिकल है। इस पे मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, इसमें यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की 5 भाषाएं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं छत्तीसगढ़ की, है ना। ये प्रीलिम्स में आ सकता है। समेत देश की 117 भाषाएं लुप्त होने के कगार पे है और 500 भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा है। तो ये बता रहा है। और केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं कि कुछ प्रयास नहीं किया, केंद्र सरकार ने इसे बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जो उनका प्रयास है वो केवल वेबसाइट तक सिमट कर ही रह गया और वर्तमान धरातल में वो उनका जो प्रयास है वो दिखाई नहीं दिया, ऐसा बता रहा है ये। और इसमें ना कुछ समितियां बनाई गई और विशेषज्ञ नियुक्त किए गए। बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब जीजीयू समेत कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शोध केंद्र बनाए गए थे और डिक्शनरी बनाए गया, अलग अलग भाषाओं की ऑडियो वीडियो रेखा चित्र बनाए गए। पर ये प्रयास नाकाफ़ी हैं। और क्यों नाकाफ़ी हैं बता रहे हैं। तो देखो, 1961 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं थी। 1652 1652 भाषाएं थी 1961 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और पीपल्स लिंग्विस्टर सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 2010 में 780 भाषाओं की गिनती की। और 22वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि मतलब कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। देखो, ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ी है कि नहीं इसमें, है ना। और कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो ये कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ज़रूर देखिएगा प्रीलिम्स के लिए। तो यूजीसी ने 9 यूनिवर्सिटियों का चयन किया था 2014 में लुप्त प्राय भाषाओं को बचाने के लिए, क्योंकि भाषाएं लुप्त हो रही थी। तो यूजीसी ने 9 समिति बनाई और उसमें से 7 समिति जो है बंद हो गए। तो यही बोल रहा है ये आर्टिकल कि 9 में से 7 शोध केंद्र जो हैं वो बंद हो गए, ठीक है। अब वो क्या बता रहा है कि देखो, झारखंड की बिरहोर भाषा प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र की निहाली सहित कई भाषाओं में संकट है। अब देखो, क्यों होती है भाषा लुप्त, कैसे होती है। तो इसमें यह आर्टिकल बता रहा है कि जिस भाषा बोली का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 10,000 से कम हो जाती है। 10,000 लोगों से मतलब कि इधर बता रहा मैं कि बोलने वाले अगर 10,000 से कम हो जाएंगे तो वो भाषा धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, क्योंकि फिर लोग वो भाषा को नहीं बोल रहे हैं, उनके बच्चे दूसरी भाषाएं बोल रहे हैं। मान लो कोई आदिवासी समुदाय है, वो एक विशेष भाषा बोलता था, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियां हिंदी बोल रही है या फिर इंग्लिश बोल रही है, तो उनकी जो मातृभाषा है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। तो बोले कि 10,000 से कम हो जाती है उसे लुप्त प्राय माना जाता है। और ऐसी भाषाओं को सूची बना के बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या बता रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए कि छत्तीसगढ़ की कोरवा, विलोर, गोंडी, घुरवा और तुरी, ये 5 भाषाएं। देखिए, हमने बताया ना कि 5 भाषाएं हैं, कोरवा, विलोर, गोणी, घुरवा और तुरी। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये भाषाएं जो है संकट में है, लुप्त प्राय होने के कगार पे हैं, क्योंकि इसको बोलने वाले जो है
10,000 से कम बचे हैं और कम होते जा रहे हैं, है ना। तो 500 भाषाओं में खतरा है। और क्या करना होगा, तो इनकी वर्णमालाएं बनानी होगी। जैसे 52 भाषाओं की वर्णमाला बनाई गई है, तो एनसीईआरटी ने 52 भाषाओं की वर्णमाला बनाई है, लेकिन बाकी भाषाओं की भी वर्णमाला बनानी होगी। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई करानी होगी, मतलब जो आंगनबाड़ी है या जो प्राथमिक स्तर है स्कूल का, वहाँ पे मातृभाषा में उनकी जो भी भाषा बोलते हैं उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सवाल मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स के भी सवाल हमने देखे। अब हम अपने अगले टॉपिक पर जाते हैं। देखिए इसी पे और लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। अगली खबर जो है वो ये ऐसी है कि श्रमिकों को मिलेगा 5 रुपए में भरपेट भोजन। देखिए 5 रुपए में भरपेट भोजन श्रमिकों को मिलेगा। जो मजदूर हैं उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। और इसके लिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि क्या खोला जाएगा, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र। और जो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र अलग अलग जगहों में खोला जाएंगे। जो विष्णुदेव साय थे वो विश्वकर्मा जयंती पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंडप में राज्य स्तरीय समीक्षा सम्मेलन में ये घोषणा की है। तो देखो उन्होंने कहाँ घोषणा की कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विष्णुदेव साय ने ये घोषणा की। और 57,000 इसमें ये भी घोषणा की है वो, वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि 57,000 श्रमिकों के खाते में 49.43 करोड़ रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात की थी उसमें उन्होंने। इसको हम देख लेंगे। एक बात और कि श्रमिकों के लिए श्रम विभाग की एक नई वेबसाइट बनी है, श्रमेव जयते। श्रमेव जयते भी लॉन्च की गई है। अब श्रमेव जयते जो है ना, श्रमेव जयते, तो श्रमेव जयते नाम का एक ऐप भी बनाया गया है। श्रमेव जयते नाम का ऐप भी है छत्तीसगढ़ सरकार का। और इसमें ना ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। मोबाइल फ्रेंडली होगा ये ऐप, आप मोबाइल में आसानी से चला सकते हो। और शिकायत निवारण प्रणाली भी इसमें डाली गई है कि आप अपनी शिकायत कर सकते हो, जो भी आपकी शिकायतें हैं वो आप इस ऐप में कर सकते हो। साथ ही आपकी जो भी शिकायत रहेंगी उसे 7 दिन के अंदर 7 दिन में उसका निराकरण करना होगा। देखिए तो ये बातें उसने विष्णुदेव साय ने कल करी कि 7 दिन में उनका निराकरण करना होगा। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये श्रमेव जयते ऐप है और आप यहाँ पे देखोगे तो शिकायत निवारण, इसको ऊपर कर देता हूँ, रुकिए, सॉरी, अगर आप देखोगे तो ये शिकायत निवारण की भी इसमें व्यवस्था की गई है और 7 दिन के अंदर उन शिकायतों का निवारण करना होगा सरकार को। ठीक है, अब हम अपनी अगली खबर की ओर आते हैं। एक बहुत अच्छी खबर है कि भारत ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। भारत इस टूर्नामेंट में लगातार अजेय बना हुआ था, एक भी मैच नहीं हारा, और उसके साथ साथ भारत ने फाइनल भी जीत लिया। ठीक है, तो हॉकी टीम ने एक बार फिर एशियन चैंपियन बन गई है। और खेले गए एशियन चैंपियन ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। तो ये सवाल आ सकता है प्रीलिम्स में कि भारत ने किसको हराकर चैंपियन बना भारत, तो भारत चाइना को हराया है ना, भारत चीन को हराया और चैंपियन बना। एक सवाल आ सकता है कि इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत, जो कप्तान हरमनप्रीत हैं उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया है। तो हरमनप्रीत को मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया गया। ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से। एक खतरे की एक सवाल है, एक ऐसा है कि 2050 तक लैंसेट ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। देखिए किसकी रिपोर्ट है, लैंसेट। और लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया भर में 3.9 करोड़ मौत होने की आशंका है। अब भाई किससे होगी 2050 तक इतनी मौतें? तो लैंसेट बोलता है कि एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के कारण, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के कारण देश में सेप्सिस से 44.5% मौतें हो रही हैं। अब हमें कुछ चीज़ों का, पहले तो कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है अगर आपको नहीं पता तो। पहला है कि एंटीबायोटिक्स के कारण कैसे मौत हो रही है। देखो एंटीबायोटिक्स तो आप लोग को लगता होगा कि अच्छी चीज़ है, कोई बीमार हो जाता है तो उसको एंटीबायोटिक देता है डॉक्टर और उससे वो बैक्टीरिया
से लड़ने में सफल होती है और सफल होता है और वो बीमारी से ठीक हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक से कैसे समस्याएं आ रही हैं? तो देखिए, एंटीबायोटिक तो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, मेडिकल साइंस की एक एक बहुत अच्छी खोज है। लेकिन एंटीबायोटिक से एक समस्या होती है जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स के प्रति हमारा शरीर कभी कभी प्रतिरोधकता विकसित कर लेता है, रेजिस्टेंस विकसित कर लेता है। अब क्यों रेजिस्टेंस विकसित करता है भाई? कि अगर हमें ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, यदि हमें एंटी मान लो कोई छोटी सी बीमारी है, मान लो थोड़ा सा सर्दी खांसी हो रही है, और हमें आजकल ऐसा हमारा स्वभाव हो गया है कि कुछ भी थोड़ा भी हमको खांसी हुई ना तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। या आजकल लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचते, वो सीधा मेडिकल स्टोर जाते हैं और कोई भी दवाई ले लेते हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई ले लेते हैं, मेडिकल वाले दे भी देते हैं। अब वो हाई डोज की मान लो दवाई है, ठीक है, उसके कारण ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, ज़रूरत नहीं है तो भी अगर आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हो तो आपके शरीर में वो जो बैक्टीरिया है वो उसके या फिर उसके प्रति वायरस हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं, प्रतिरोधकता विकसित कर लेते हैं। दूसरी एक कारण होता है पेशेंट नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्रिप्शन। कई बार डॉक्टर बोलता है कि आपका 4 दिन का डोज है, आपको 4 दिन तक दवाई लेनी है। हम क्या करते हैं कि हम 1 दिन 2 दिन दवाई लिए, हमको ठीक लगने लगा तो हम दवाई लेना बंद कर देते हैं। तो दवाई लेना तो हम बंद कर दिए, हमको लगा कि हम ठीक हो गए हैं। लेकिन क्या होता है कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं मरा होता है ना। 4 दिन का डोज है तो हमको 4 दिन लेना चाहिए, लेकिन हम 1 दिन में बंद कर देते हैं। तो उसके प्रति वो ना प्रतिरोधकता निर्मित कर लेता है, जो बैक्टीरिया है उस दवाई के प्रति प्रतिरोधकता भी निर्मित कर लेता है। आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि राजाओं को, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य विष दिया करता था थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो उसका शरीर विष के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर लिया था। तो वैसे ही होता है, अगर हम दवाई हमारी 4 दिन की है, हम एक ही दिन लेंगे तो जो वो वायरस है उसके प्रति प्रतिरोधकता निर्मित कर लेगा, और अगली बार जब हम उस दवाई को लेंगे तो उससे हमको कोई लाभ नहीं होगा। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, अगर हम कृषि में आवश्यकता से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, कई बार हम लोग करते हैं कि थोड़ी फसल में कुछ हमको लगा देखने को मिला तो हम तुरंत दवाई डाल देते हैं। वो दवाई अल्टीमेटली हमारे शरीर में आती है ना, फसल के जरिए, और उससे हमारे शरीर में समस्याएं आती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निर्मित होता है। पुअर इन्फेक्शन, जैसे हॉस्पिटल गंदगी है, मान लो हाइजीन नहीं है ना, तो भी हमको समस्याएं होती है। ठीक है, अगर लैब टेस्ट नहीं कराए, हमें कुछ समस्या है लेकिन हम लैब टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निर्मित हो जाता है। अब दूसरा शब्द हम समझें कि हमने एक देखा कि जो सेप्सिस से होने वाली मौतों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इतना हाथ है, ऐसे करके हमारी रिपोर्ट थी। तो सेप्सिस क्या होती है? तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार, ये WHO का ही मैं डाला हूँ, WHO के अनुसार जो दुनिया में होने वाली, वर्ल्ड वाइड होने वाली जो मृत्यु है 2020 में 48.9 मिलियन केसेस और 11 मिलियन सेप्सिस केसेस जो है, उसमें से 11 मिलियन सेप्सिस से रिलेटेड है। मतलब कि जो 48.9 मिलियन केस हैं 2020 के, उसमें 48 में से 11 मिलियन केस जो हैं वो सेप्सिस से संबंधित है। और 20 मिलियन ऑफ ऑल एस्टिमेटेड सेप्सिस केसेस वर्ल्ड वाइड, जो केस होते हैं 20%, मतलब लगभग 20 मिलियन केस होते हैं, वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे को होते हैं। तो जो सेप्सिस होता है आमतौर पर यह होता है कि हमारा शरीर प्रतिरोधकता दिखाता है, किसी वायरस के प्रति उच्च प्रतिरोधकता दिखाता है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोधकता दिखा देता है कभी कभी हमारा शरीर। जिस तरह से एलर्जी होती है ना, वैसे ही अधिक प्रतिरोधकता दिखाता है, जिससे हमें समस्या हो जाती है। तो सेप्सिस के कारण काफ़ी समस्याएं आ रही है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारी रिपोर्ट में आते हैं हम। तो रिपोर्ट बोलती है, लैंसेट की रिपोर्ट बोलती है कि 2050 तक 3.9 करोड़ मौत होने की आशंका है, और एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के कारण, गलत तरीके से हम लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, इसके कारण 44.5% मौतें जो सेप्सिस से हो रही, इसका कारण यही है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक या गलत इस्तेमाल का भारतीयों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, भारी असर पड़ रहा है। और 2019 में देश में सेप्सिस से होने वाली 29.9 लाख मौतों में से
60% बैक्टीरिया संक्रमण के कारण हुई, और इसमें से लगभग 10.4 लाख सेप्सिस मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है। तो 10.4 लाख सेप्सिस मौतें जो हैं, 29.9 लाख मौतें तो कुल मिला के हैं, उनमें से 29 में से जो 10.4 है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हुई थी, और कुल मिला के करीब 44.5% सेप्सिस मौतें जो है इसी के कारण एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के कारण हुई है ना। 2.9 लाख मौतें सीधा तौर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हुई है, ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेप्सिस क्या होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको डेटा याद रह गया, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आधी मौतें इसके कारण हुई है ना। आप इस तरह से डेटा का उपयोग कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा तो शायद किसी को याद ना रहे, लेकिन मेंस में आप बोल सकते हैं कि आधी मौतें इसके कारण होती हैं, है ना, कि सेप्सिस से होने वाली लगभग आधी मौतों में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का हाथ है, आप बता सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में इसका मतलब पूछ सकता है या और इस तरह से सवाल आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बुजुर्गों की मृत्यु दर में बढ़ने की आशंका है। बुजुर्गों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है, बच्चों को उतना इसके खतरा नहीं हो रहा है, लेकिन बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बुजुर्गों का शरीर में वैसे भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उम्र के साथ साथ, और उसके कारण उनको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होती हैं। दवाइयाँ लेते हुए उनका जो शरीर में जो वायरस होते हैं उन दवाइयों के प्रति प्रतिरोधकता निर्मित कर लेते हैं कई बार, तो बुजुर्गों में इससे समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम अपने अगले सवाल की ओर आएंगे। ठीक है, हमारा अगला आर्टिकल है बांस से संबंधित। देखिए, आज जो है विश्व बांस दिवस है, और बांस बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति है, बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। क्यों है महत्वपूर्ण बांस, है ना? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जल संरक्षण में बांस बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा जल संरक्षित करता है। दूसरी बात, वो कार्बन उत्सर्जन कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कार्बन उत्सर्जन कम करने में। ठीक, तो अब ये देखिए इसमें आर्टिकल में क्या बोल रहा है कि भारी मात्रा में बांस लगाने और रोजमर्रा के कार्यों में इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ शहरों में हरा भरा किया जा सकता है। अगर हम बांस को लगाएं तो शहरों को हरा भरा किया जा सकता है, और पेयजल संबंधित या और समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ठीक, तो बेंगलोर बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बेंगलोर में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए एक स्कूल के साथ हाथ मिलाया है। स्कूल के साथ हाथ मिलाया है, और क्या करेंगे, तो जो वहाँ की स्कूल के बच्चे हैं वो बांस के 30,000 पौधे लगाएंगे। 30,000 पौधे बांस के लगाएंगे, और प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाली वास्तुकार हैं नीलम मंजूनाथ। और नीलम मंजूनाथ के मुताबिक बेंगलोर जलवायु कार्य योजना के तहत बांस को भी अपनाए तो 2030 तक कार्बन तटस्थ बन सकता है। अगर बेंगलोर में बांस लगाए जाएंगे तो बेंगलोर कार्बन तटस्थ बन जाएगा। और बांस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो अन्य पेड़ों के मुकाबले 35% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है बांस, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें ये कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, 30,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अगली चीज़ें हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। छत्तीसगढ़ में एक बांस मिशन शुरू किया गया। बांस मिशन क्या होता है, वनीय और गैर वनीय क्षेत्र में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को बांस उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बांस मिशन शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है, तो कोई भी किसान जो लाभार्थी है जो इसमें शामिल होना चाहता है उसको 1000 उच्च गुणवत्ता के बांस के पौधे दिए जाते हैं। वैसे तो 1000 से ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी होगी। और अगर वो पौधे जो उसको दिए गए हैं वो जीवित रह जाते हैं, रोपण के पश्चात वो जीवित रह जाते हैं, तो अगले 2 साल तक प्रति पौधा 5 रुपये उसको दिया जाएगा, किसान को दिया जाएगा। उस पौधे के रख रखाव के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। तो ये तो इस मिशन के बारे में हो गया। आप लोग इसके बारे में और पढ़िएगा, बांस मिशन के बारे में। अब देखते हैं प्रोडक्शन कितना होता है छत्तीसगढ़ में बांस का। तो बांस का 10,467 स्क्वायर किलोमीटर, तो छत्तीसगढ़ में 10,467 स्क्वायर किलोमीटर बांस के जंगल हैं।
कुल जंगलों का 7% छत्तीसगढ़ में बांस का है। अगली चीज़ हम देखें तो बांस उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है। तो हम देखेंगे कि बांस उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां है। अब देखिए कई बार पूछ सकता है कि कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का। दूसरे राज्यों का स्थान देख लें। पहले स्थान में हमारा पड़ोसी मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, चौथे में है उड़ीसा, पाँचवें में है असम और छठवें में हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है बांस उत्पादन में 6वें नंबर पे है और कुल वनों का 7% हमारे यहाँ बांस के वन हैं। तो आज का करंट अफेयर हम यहीं पे रोकते हैं। हम रोज़ करंट अफेयर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम रोज़ पर डेली करंट अफेयर लाएंगे और उसे स्टैटिक से जोड़कर अच्छी तरह से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।